नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात करेंगे जो बाइडेन के इजराइल के दौरे के बारे में। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन जो कि 12 अक्टूबर के दिन ही इजराइल पहुंच चुके थे, उसके बाद उन्होंने 6 देशों का दौरा किया। फिर उसके बाद वो 16 अक्टूबर के दिन एक बयान देते जहां पर उन्होंने ये कहा कि जो बाइडेन के 5 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं और वो 18 अक्टूबर के दिन इजराइल का दौरा करेंगे। इसके तुरंत बाद ही अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी CIA और साथ में उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो इजराइल के अंदर एक्टिवेट हो गई। बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको एक नया इन्विटेशन दिया था कि वो आकर इजराइल की परिस्थिति देखे और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर उनसे बातचीत करे। इन सब के ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज की कुछ खास हेडलाइंस ताकि आपको ये पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है गाजा पट्टी से। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो अब एक भयंकर रूप ले चुकी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई इस लड़ाई के बाद में अब तक तकरीबन 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच फिलिस्तीन के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा 17 अक्टूबर को गाजा स्थित अल असली अस्पताल पर जो हमला हुआ था उसके लिए इजरायली सेना के रॉकेट को जिम्मेदार ठहराया गया और यह कहा गया कि इजराइल ने हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। वहीं बात करेंगे तो इसके बाद इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा कि हमास का जो रॉकेट है वो मिसफायर होकर हॉस्पिटल के ऊपर ही गिर गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट डालते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गाजा में जो बर्बरता का हमला हुआ है उसे आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया है, न कि इजरायली सेना ने। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की है वो अब अपने बच्चों की हत्याएं कर रहे हैं। हमारे हाथ लगी कई सोर्सेज से मिली खुफिया जानकारी ये संकेत मिलता है कि गाजा में जो अस्पताल पर हमला हुआ है उसमें इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। वहीं इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इस हमले को अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने ट्विटर पर एक अपना बयान देते हुए ये लिखा कि दुश्मन की ओर से इजराइल पर कई रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनमें से एक असफल रॉकेट गाजा के अस्पताल पर जाकर गिर गया। हमारे पास मौजूदा खुफिया जानकारी के अनुसार अस्पताल में हुए इस रॉकेट अटैक के लिए इस्लामी जिहाद आतंकवाद ही जिम्मेदार है। वहीं आगे बात करेंगे तो अल जजीरा के ऊपर भी एक पोस्ट डाली गई जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमास ने कई सारे जो रॉकेट है वो फायर किए थे, जिनमें से एक रॉकेट जाकर अस्पताल के ऊपर गिर गया। वहीं बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन के बारे में तो इस पूरे वॉर जोन के ऊपर कई सारे जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनकी तरफ से भी बयान निकलकर सामने आए हैं। दरअसल ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। सबसे पहले इसमें जो बाइडेन का बयान आता है जहां पर उन्होंने लिखा कि मैं गाजा में अल असली अरब अस्पताल में विस्फोट और मौतों की खबर सुनने के बाद बहुत गुस्से में हूं और दुख में हूं। यह खबर सुनने के तुरंत बाद मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और साथ ही सुरक्षा टीमों को निर्देशन भी दिया। वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए कई स्पष्ट रूप से खड़ा है। हम मरीजों और चिकित्सा कर्मचारियों और इसमें मारे गए लोगों और घायलों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। वही बात करेंगे इसके बाद अयतुल्ला खुमैनी जो कि इजराइल के हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा भी एक बयान आया जहां पर उन्होंने कहा कि गाजा अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी नागरिकों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपटें जल्द ही जानवादियों को भस्म कर देगी। जैसे युद्ध अपराध के सामने किसी भी स्वतंत्र इंसान की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। एक इस्लामी राष्ट्र का हिस्सा होने के नाते ईरान इस हमले पर शोक मना रहा है। वहीं आगे बात करेंगे तो WHO की तरफ से भी इसके ऊपर कई सारे बयान दिए गए, जिनमें से एक बयान यह है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था। वहीं मरीजों की देखभाल करने वाले कई विस्थापित लोगों ने वहां पर शरण भी ली थी। शुरुआती रिपोर्ट में सैकड़ों मौतों की जानकारी है। यह अस्पताल गाजा पट्टी के उत्तर में स्थित 20 अस्पतालों में से एक था जो इजरायली सेना के गाजा खाली करने के आदेश का सामना कर रहा था। असुरक्षा कई मरीजों की गंभीर हालत और विस्थापित लोगों के लिए एम्बुलेंस बेड क्षमता और रहने की व्यवस्था की कमी के देखते हुए निकास के लिए आदेश को लागू करना असंभव है। इजराइल सेना को लोगों को नॉर्थ गाजा खाली करने का आदेश वापस लेना चाहिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए, जिसके मुताबिक अस्पतालों को टारगेट नहीं करना चाहिए। वहीं आगे बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अपना एक बयान दिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि आज गाजा में अस्पताल पर हुए हमले में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या हो चुकी है। मैं इससे भयभीत हूं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं पीड़ितों के परिवार के साथ खड़ा हूं। अस्पताल में डॉक्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों की भी संरक्षा करूंगा। दूसरा, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी इसके ऊपर बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा कि गाजा पट्टी के महिलाओं, बच्चों और निर्दोष लोगों वाले अस्पताल पर हमला करना बुनियादी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। ये इजराइल के इस तरीके के हमलों का सबसे ताजा उदाहरण है।
मैं पूरी मानवता को कहता हूं कि गाजा में हो रही इस क्रूरता को रोकने के लिए आगे जरूर आए। अब इन सारे बयानों से होने वाला कुछ भी नहीं है, कई सारे लोग अपना कंडोलेंस व्यक्त करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 500 लोग जिनका गुनाह कुछ भी नहीं था, अब चाहे वो इजराइल की तरफ से रॉकेट दागा गया हो, चाहे वो हमास की तरफ से दागा गया हो, लेकिन जो बीच में पिसा है, जिनकी मौत हुई है, वो सीधे साधारण लोग थे जिनका इस पूरी जंग से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। और ये कीमत भी नहीं चुकाई है, उनकी जो जान की जो वैल्यू है वो भी एकदम शून्य हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइन के बारे में, तो वो हमास के एक मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम है अयमान नौफाल। उनको 17 अक्टूबर के दिन इजराइल एयरफोर्स के द्वारा मिसाइल से हमला करके उनको मार दिया जा चुका है, उनको एलिमिनेट कर दिया जा चुका है। इसके बाद इसकी जो कंफर्मेशन है वो आईडीएफ ने भी की थी, एयरफोर्स ने भी की थी। वही फिलिस्तीन के जो हैंडलर है उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि उनको 17 अक्टूबर के दिन एयर स्ट्राइक में मारा जा चुका है। ये आप इजराइल की एक बड़ी विक्ट्री मान के चलिए। वैसे तो होने वाला कुछ भी नहीं है, जो हमास है वो एक आतंकवादी गुट है, आज एक मरा तो कोई दूसरे दिन कोई और आकर उसकी जगह ले लेगा। ये एक तरीके से रावण के जो सर होते हैं उसी तरीके से है। वहीं बात करेंगे आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में, तो चाइना के अंदर शी जिनपिंग ने एक नया इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ था, जो कि उनके कहने के हिसाब से 130 देशों को रिप्रेजेंट करता है। अब उसी के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो कल के दिन यानी 17 अक्टूबर के दिन चाइना पहुंच चुके थे। बीजिंग के अंदर ये पूरा इवेंट रखा गया है। अब उसी के बीच में उन्होंने कई सारे बयान निकलकर सामने आए, जहां पर एक दोनों प्रेसिडेंट्स ने एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त बताया। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी इस समिट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इनके बीच में बातचीत होने वाली है बीआरआई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि किस तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाए। जो इंडिया का मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर है वो इजराइल के अटैक की वजह से होल्ड हो चुका है, तो अब इनके पास एक अच्छा चांस है कि बीआरआई प्रोजेक्ट को और ज्यादा ग्रो किया जाए। लेकिन इनकी मुसीबतें भी कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। कारण इसके पीछे सबसे बड़ा यह है कि जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसके अंदर इटली अपना पल्ला झाड़ चुका है। रशिया की बात करेंगे तो सिर्फ रशिया इसको एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी कंट्रीज इसे एक्सेप्ट करने से भी मना कर रही है। और भी कई सारी कंट्रीज है, जैसे ईरान भी इसके सपोर्ट में है, इराक भी सपोर्ट के अंदर है। वहीं बात करेंगे अब आज की खास खबर के बारे में कि जो बाइडेन का जो दौरा है वो इजराइल के अंदर कैसा होने वाला है, इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आने वाला समय इसको किस तरीके से देखने वाला है। सबसे पहले 17 अक्टूबर के दिन एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के राजदूत हैं, उनके द्वारा बयान दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पर उन्होंने ये बताया कि जो बाइडेन के 5 मुद्दे रहने वाले हैं कि वो यहां पर आके किस प्रतिक्रिया के ऊपर अपना जवाब देने वाले हैं। सबसे पहला होगा कि गाजा की जमीनी कार्यवाही को लेकर क्या फैसला हो सकता है। दूसरा, युद्ध खत्म करने को लेकर किन चीजों की सफाई या फिर किन चीजों पर बातचीत होनी चाहिए। तीसरा होगा कि गाजा पर इजराइल नियंत्रण करेगा या फिर नहीं, यह आगे जाकर पता चल जाएगा। और आगे होगा, युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकता है अमेरिका। और लास्ट ऑन द लिस्ट, जहां पर उन्होंने ये कहा कि कोई भी देश इस परिस्थिति का फायदा उठाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। वहीं अमेरिका के इतिहास के बारे में बात करें तो कई सारे ऐसे पुराने प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने ऐसी वॉर के अंदर अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो वियतनाम वॉर हो, चाहे कोरिया वॉर हो, चाहे चाइना और ताइवान के बीच की जो कोल्ड वॉर चल रही है वो हो, या फिर अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन करना हो, इराक के अंदर इंटरवीन करना हो, लीबिया के अंदर करना हो, या फिर ईरान के अंदर करना हो। जितनी भी आप युद्ध उठा के देख ले 1950 के बाद से ही, तब से लगातार अमेरिका का हाथ रहा है, या तो प्रोक्सी वॉर के तहत या फिर डायरेक्ट युद्ध के अंदर कूद कर। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तब ज्यादा पैसा कमाता है जब कहीं पे वॉर चल रही होती है। ये लोगों को हथियार देते हैं और ये कहते हैं दोनों लड़ो। अब एक तो प्रोक्सी वॉर करवाते हैं जहां पर ये किसी देश को सपोर्ट करके उसे हथियार देते हैं, उसे पैसा देते हैं, लोन देते हैं। एक होता है दूसरा देश, या तो उसके रिबेलरी ग्रुप को पैसा दिया जाता है या फिर उस देश को बैक हैंड करके उसे हथियार और पैसे से सपोर्ट किया जाता है, ताकि दोनों देश आपस में लड़ते रहे और इसी बीच अमेरिका का फायदा होता रहे। इजराइल की बात करेंगे तो अब तक अमेरिका ने $6 बिलियन की अनाउंसमेंट कर दी है कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, और उतने कीमत के हथियार पहुंच भी चुके हैं इजराइल के पास में। अब इजराइल ने आगे जाकर और $7 बिलियन की मांग भी रखी है। वहीं जो बाइडेन के दौरे की बात करूं अगर वो वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि वो पहुंचने वाले हैं आज के दिन अक्टूबर, अगर उनकी समिट ठीक तरीके से जाती है और उसके बाद में परिणाम ये निकलने वाले हैं कि कई सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के और दूसरे देशों के विरोध में आ जाएगी जो कि इजराइल को सपोर्ट करती है। अगर अरब कंट्रीज के अंदर किसी भी प्रकार का और अनरेस्ट फैलता है तो पूरी दुनिया एक एनर्जी क्राइसिस की ओर जा सकती है। अफ्रीकन कंट्रीज की हालत वैसे भी खराब है, कई सारे मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं। अब जो मेजोरिटी जो ऑयल या फिर गैस जो आती है वो इन्हीं देशों से आती है, और आगे जाकर ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इस वॉर का जल्द से जल्द समाप्त होना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं,
प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा। गाजा पट्टी की बात करूं तो आज 8 दिन हो चुके हैं, किसी भी प्रकार का खाना वहां पर नहीं पहुंचा है, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंची है। हालत इतनी बद से बदतर है कि अब तो मेडिकल सप्लाई भी खत्म हो चुकी है और लगातार चल रही एयर स्ट्राइक की वजह से कई सारे लोग आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा लोग इजिप्ट के बॉर्डर पर खड़े हैं ताकि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन एक भी देश इन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हुआ है। यहां पर पता चलता है कि मुस्लिम उम्मा या फिर जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो भी इस प्रकार के संगठन है जो कि मुस्लिम देशों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन सच में जब परिस्थिति ऐसी आती है कि जब उनके रिफ्यूजीज को या फिर उनकी जनता को इन देशों की जरूरत होती है, तब ये सारे देश पीछे हाथ कर लेते हैं। ईरान की बात करें तो वो भी लगातार जंग के अंदर कूदने की बात कर रहा है, लेकिन वहां के लोगों को किसी भी प्रकार की हेल्प पहुंचाने से वो साफ मना कर देता है। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें तो वो हमास के आतंकियों को हथियार पैसा दे सकता है, लेकिन वहां के लोगों के लिए अस्पताल, यूनिवर्सिटी या फिर ऐसी परिस्थितियां नहीं क्रिएट कर सकता कि लोग अपनी शांति से जीवन व्यतीत कर सके। ये कुछ और नहीं बल्कि वॉर बिजनेस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।